Hello everyone, I am Dr. Neelam Shukla from Department of Physics, Kalyan PG College, Bhilai. Today I am giving lecture for MSc 4th semester Physics. I am delivering lecture for paper 3 Solid State Physics 2 Unit 4 Ferromagnetic Order. फेरोमैग्नेटिक ऑर्डर समझने के पहले हमको मालूम होना चाहिए कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के पहले भी हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एक्चुअली हैं क्या। तो ये जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे हमको पता है कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में मटेरियल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो जैसे क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन के मेन टर्म्स में डिवाइड किया गया है उनको। और इसी प्रकार से जब हम मैग्नेटिक मटेरियल्स के में आते हैं तो मैग्नेटिक मटेरियल्स को भी बेसिकली तो वैसे 3 प्रकार से, लेकिन अभी यदि हम देखें उनको तो टोटली 5 प्रकार से उनको डिस्टिंग्विश किया गया है। यदि आप देखें तो ये 5 टाइप्स कौन कौन से हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि फर्स्ट हमारा होता है डायमैग्नेटिक मटेरियल, सेकंड है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। और इनके बारे में मालूम होगा आपको कि डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं ये इनमें जो मोमेंट्स होते हैं, जो डायपोल मोमेंट होता है वो लगभग 0 होता है या टुवार्ड्स इनकी जो प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं। दूसरे होते हैं हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और जो शो करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। थर्ड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जो बहुत इनकी हाई ससेप्टिबिलिटी होती है या जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बहुत हाई शो करते हैं और पॉजिटिव इनकी होती है ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू। और इसी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में यदि हम आते हैं तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया इनको मिला के टोटल 5 पार्ट्स होते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो इन पांचों को यदि मिलाएंगे हमको टोटल ये मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। बट बेसिकली इफ वी concentrate on the ferromagnetic materials, so this first is the ferromagnetic behavior से रिलेट करते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक और जो नहीं दिखाता फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर वो है एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। एंड इसका एक और पार्ट होता है जो इन दोनों के बीच में लाई करता है, दैट इज द फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। बेसिकली ये सभी जो हैं उनके डायपोल मोमेंट्स के ऊपर, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन मटेरियल में मालूम है आपको कि हर उनमें डायपोल मोमेंट जो पाया जाता है वो डायपोल मोमेंट किस प्रकार से अलाइंड है, मैक्सिमम जो अलाइनमेंट होता है उनका सबसे ज्यादा होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। यही कारण है कि इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो बहुत हाई होती है, पॉजिटिव होती है। जबकि जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनमें इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के कंपैरिजन में जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो कम होगी, लेस होगी। बट एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के कंपैरिजन में हाई होती है। तो जो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है इट लाइज बिटवीन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे फेरोमैग्नेटिक का मालूम है आपको कि निकल कोबाल्ट वगैरह जो हाईली या परमानेंट हाईली मैग्नेटाइजेशन शो करते हैं या हाई पॉजिटिव उनकी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव जो उनकी ससेप्टिबिलिटी होती है, दीज आर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। बट जो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होंगे उनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो लगभग नेगेटिव होती है। और यदि हम फेरी मैग्नेटिक में जाते हैं तो इन दोनों के बीच में आ जाएगी, वो 0 भी नहीं होगी बट लेस देन हमेशा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगी। फेरी मैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी या जो उनकी प्रॉपर्टी है, मटेरियल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टुवर्ड्स द मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल। सो हमको यहाँ पे अभी केवल कॉन्सेंट्रेट करना है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में यदि देखें हम तो अब हम केवल इन पे देखते हैं कि फेरोमैग्नेटिक किस प्रकार से टेम्परेचर से या अपने ओरिएंटेशन से या अपने जो एलिमेंट होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से किस प्रकार को रिलेट करता है या उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस प्रकार से हमको ये शो करती हैं कि मटेरियल जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को इंडिकेट करेगा। उसकी कौन कौन सी ऐसी फिजिकल पैरामीटर्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो हाई ससेप्टिबिलिटी मटेरियल या हाई मैग्नेटाइज मटेरियल टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में देखेंगे कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैव लार्ज पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये जब हम एक्सटर्नल कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यदि अप्लाई करते हैं तो उस समय इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो हाई होती है और बहुत अधिक होती है। फिर in ferromagnetic material when a magnetizing field is applied, suppose we try to magnetize it,
द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। द मैग्नेटिक डोमेन्स, डोमेन्स एक्चुअली जो रीजन होते हैं स्पिनिंग के आधार पे उनको, या मैग्नेटिक मोमेंट्स के अकॉर्डिंग जो डिवाइड किए गए रहते हैं, जो अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं मटेरियल में, वो यदि मैक्सिमम या हाईली अलाइंड होते हैं तब वो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है, या उसमें ही उन्हीं मटेरियल्स में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा जिनमें जो अलाइनमेंट होगा मैग्नेटिक डोमेन्स का, विच प्रोड्यूस ड्यू टू द मैग्नेटिक मोमेंट्स, एंड मैग्नेटिक मोमेंट्स is the main responsible part for the ferromagnetic behavior of the magnetic material. So इसके example जैसे iron, nickel, cobalt, etc. Ferromagnetic is the basic mechanism by which certain materials form permanent magnet or they are attracted towards the magnet. Ferromagnetism जो है यही basic mechanism है जो कि क्या करता है, मटेरियल्स के बारे में बताता है कि मटेरियल्स जो हैं वो परमानेंट मैग्नेट्स बनाए जा सकते हैं, या यही जो होते हैं ये परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं या अट्रैक्ट होंगे टुवर्ड्स द मैग्नेट्स। फेरोमैग्नेटिक ऑर्डरिंग, व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक ऑर्डरिंग? इट इज द फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सो व्हाट इज द फेरोमैग्नेटिक ऑर्डरिंग? magnetic moments originate on an atomic scale from the orbital and spin of the electron. ऑर्बिट जो मोशन है दो प्रकार के, आपको मालूम होगा कि इलेक्ट्रॉनों में दो प्रकार की मोशन होती हैं, ये अबाउट देयर न्यूक्लियस भी मूव करते हैं और अबाउट देयर पोजीशन के अबाउट भी अपनी स्पिनिंग इनकी होती है, तो प्लस हाफ और माइनस हाफ आपको मालूम होगा। तो ये इस प्रकार जो इनका मेन मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होने का कारण जो है, क्योंकि यही मैग्नेटिक मोमेंट यदि हाई होगा तो मटेरियल जो होगा वो फेरोमैग्नेटिक होगा या परमानेंट मैग्नेट उसके द्वारा बनाया जा सकता है। इसका मेन जो हम यदि डिस्क्रिप्शन करते हैं तो ये होता है ये दो प्रकार के मोशन किसी भी इलेक्ट्रॉन में पाए जाना। कौन सा? ऑर्बिटल और स्पिनिंग। या दो रीजन होगा इसके जो कि एटॉमिक स्केल पे डिस्क्राइब करें, दैट इज द ऑर्बिट एंड स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। These electrons are also influenced by the electronic configuration of the elements. These all elements of the periodic table not behaves like the ferromagnetic material. So what is the reason for showing this behavior? It is the main electronic configuration. क्योंकि आपने इसके पहले पढ़ा होगा रूल्स जो होते हैं उनके, स्पिनिंग किस प्रकार से होती है, स्पिनिंग में जैसे हुंस रूल वगैरह में आपने देखा होगा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेरोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मटेरियल, क्योंकि यही स्पिनिंग यदि ओरिएंटेशन उनका, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं एक ही स्पिनिंग में आ जाएंगे या उनका ओरिएंटेशन जो होगा मैग्नेटिक मोमेंट्स का अलाइन हो जाएगा या एक ही डायरेक्शन में हो जाएगा स्पिनिंग उनकी, तो इसका मतलब क्या है, वो मटेरियल जो होंगे वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होंगे या अपनी ससेप्टिबिलिटी उनकी बहुत हाईली पॉजिटिव होगी। बट यदि इक्वली वो जैसे 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग यदि पॉजिटिव है और 5 की ही निगेटिव हो गई तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो वो मटेरियल जो होगा वो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। उसकी मैग्नेटिक ऑर्डर जो फेरोमैग्नेटिक ऑर्डरिंग हो गई वो क्या हो जाएगी, वहां मैग्नेटिक मोमेंट उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0। तो वो मैग्नेट जो मटेरियल होगा वो फेरोमैग्नेटिक ना होकर क्या हो जाएगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। और इसी के बजाय यदि हम देखते हैं कि सपोज करो 10 इलेक्ट्रॉन में से हमारे यदि 10 के 10 पूरे एक ही स्पिनिंग में आ रहे हैं, इसका मतलब हर डोमेन में इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग है एक ही डायरेक्शन में है, तो वो क्या शो करेंगे कि वहां पर वो मटेरियल जो है वो हाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला है या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। और यदि उसमें 5 पॉजिटिव स्पिनिंग में और दूसरे जो है उसके 5 जो है वो नेगेटिव स्पिनिंग में चले गए, मींस इक्वली हो गए, तो उनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट जो हो गया वो 0 हो गया, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि वो मटेरियल जो होंगे वो एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाएंगे। और थर्ड वाला जो मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि जो फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, तो उसमें क्या होगा कि इक्वली कोई जरूरी नहीं है कि 5-5 ही हों। उसमें क्या होगा, सपोज करिए कि 7 इलेक्ट्रॉन्स यदि हाई मतलब पॉजिटिव स्पिनिंग में आ गए, उनका अलाइनमेंट जो है वो 7 का यदि पॉजिटिव में आ गया लेकिन 3 का यदि निगेटिव में चला जाता है, तो वो मैग्नेटिक मटेरियल जो होंगे वो फिर ना तो वो फेरो होंगे ना ही वो एंटी फेरो होंगे, वो मटेरियल कहलाएंगे फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो ये किसके ऊपर मेन डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शोज दैट द हाउ द स्पिनिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर अलाइन्ड and form the
magnetic moment strong or weak. So electron in matters have टू प्रॉपर्टीज है, जो उनके स्पिनिंग जो है, स्पिन और ऑर्बिटल दो प्रकार के मोशन है, तो ये दो प्रकार की प्रॉपर्टीज को जनरेट करते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे. In materials, their magnetic properties are observed due to the spin of the electrons rather than the orbital moments. दोनों प्रकार के होते हैं, स्पिनिंग और ऑर्बिटल दोनों मोशन होते हैं जो दो मोमेंट्स जनरेट करते हैं. बट इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का पाया जाना है, फेरोमैग्नेटिक या हाईली मैग्नेटिक बिहेवियर का शो करना है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है या मेन उसका जो कारण होता है वो होता है स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ना कि ऑर्बिटल मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो यदि मैग्नेटिक मोमेंट हाई है, अलाइंड है, इसका मतलब क्या है कि वो ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पिनिंग है वो हाई है या वो अलाइंड है, या उसकी स्पिन मोशन के कारण ही यहाँ पर, या स्पिन मोमेंट के कारण ही यहाँ जो मोमेंट जनरेट होता है उसी के कारण वो बिहेवियर पाया जा रहा है उसका, ना कि ऑर्बिटल मोशन के कारण या ऑर्बिटल मोमेंट के कारण. सो द ऑर्बिटल मोमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इज नेग्लिजिबल in comparison to the spin of the electrons. So in the magnetic behavior of the material, or in the property of the orbital, in the property of the magnetic material, we can neglect the orbital moment because their contribution towards the magnetic property of the ferromagnetic material is negligible. So the main reason to produce an ferromagnetic property in any magnetic material is the main responsible parameter is the spinning of the electron. Ferromagnetic ordering of magnetic moment means they are aligned parallel to one another. जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उनका यदि अलाइनमेंट, उनके स्पिनिंग का जो अलाइनमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट का जो अलाइनमेंट है, यदि वो सभी एक दूसरे के पैरेलल हैं, यदि, तो वो मटेरियल जो होगा वो क्या होगा, अकॉम्प्लिश्ड बाय ए फेरोमैग्नेटिक एक्सचेंज इंटरेक्शन. एक्सचेंज इंटरेक्शन के कारण, इसको मैं आगे आपको और एक्सप्लेन करूंगी एक्सचेंज इंटरेक्शन को. तो ये जो अलाइनमेंट होता है उनका या स्पिनिंग का पैरेलल होना जो होता है वो मेन फेरोमैग्नेटिक ऑर्डरिंग कहलाता है. द कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर ऑफ फेरोमैग्नेट्स इज द क्यूरी टेम्परेचर. ये तो जो कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर है फेरोमैग्नेट का इज द क्यूरी टेम्परेचर एट विच द ससेप्टिबिलिटी डाइवर्ज. क्योंकि यदि हम उस टेम्परेचर के पहले, मतलब जैसे एक मार्जिनल टेम्परेचर है, क्या है क्यूरी टेम्परेचर, कि यदि हम क्यूरी टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर या स्पेसिफिक टेम्परेचर जिसके पहले जो मटेरियल जो था वो यदि मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो अबव दिस टेम्परेचर जो मटेरियल जो होगा हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो अपनी उस प्रॉपर्टी से डाइवर्ज हो जाता है, या उसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो डाइवर्ज हो जाता है. दैट क्रिटिकल टेम्परेचर इज नोन एज द क्यूरी टेम्परेचर. सो इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. और without this parameters, just we show in previous slide that the magnetic moment, what is the responsible parameters? Magnetic moments. You focus here, the magnetic moment is a main parameter, and orbital and spin में से spin is a important parameter. फिर यहाँ पर आता है कि जो फेरोमैग्नेटिक है, एक्सचेंज इंटरेक्शन, फेरोमैग्नेटिक ऑर्डरिंग के लिए जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो अलाइन पैरेलल, यदि पैरेलल अलाइनमेंट है तो वो क्या बता रहे हैं कि एक्सचेंज इंटरेक्शन एंड द ससेप्टिबिलिटी का डाइवर्ज होना, या ससेप्टिबिलिटी की जो प्रॉपर्टीज हैं, दिस आर द मेन पैरामीटर फॉर द फेरोमैग्नेटिक ऑर्डरिंग और द फेरोमैग्नेटिक एंड द फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल. फेरोमैग्नेटिक जो हमारा ferromagnetism in magnetic material is a special case of paramagnetism in which the individual spin magnetic moment interacts, that is the moment are coupled. एक्चुअली क्या है कि जो डाईमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनमें मैग्नेटिक मोमेंट्स जो होते हैं वो कपल्ड हो जाते हैं, या उसमें कोई भी इंडिविजुअल स्पिनिंग नहीं बचती, पूरे कपल्ड होते हैं, जिसके कारण नेट डायपोल मोमेंट जो होता है वो जीरो होता है. लेकिन जो हमारे पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसमें जीरो नहीं होता, बल्कि मिलेगा उसमें हमको कुछ ना कुछ स्पिनिंग जो रहती है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, अनपेयर्ड स्पिनिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. तो जिसके कारण ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है, फेरोमैग्नेटिज्म इन मैग्नेटिक मटेरियल इज ए स्पेशल केस.
ये इसी पैरामैग्नेटिज्म का जो स्पेशल केस होता है, जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का इंटरेक्शन के कारण जो मोमेंट्स होते हैं दैट आर कपल्ड। तो फेरोमैग्नेटिज्म को हम कह सकते हैं कि ये एक स्पेशल केस है पैरामैग्नेटिज्म का। ठीक है। In crystal of a ferromagnetic material, the net magnetic moment observed due to the coupling of spin in a preferred orientation. फेरोमैग्नेटिक में यही अलाइनमेंट यदि प्रॉपर नहीं होगा, या हम कह सकते हैं कि जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट है वो किसके कारण पाया जा रहा है, ड्यू टू द कपलिंग ऑफ स्पिन इन ए प्रिफर्ड ओरिएंटेशन। एक ही ओरिएंटेशन में जो कपलिंग होती है स्पिन की, उसी के कारण में पाया जाता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी किसी भी क्रिस्टलाइन मटेरियल में। सो it is a also important parameter, the coupling of spin in a preferred orientation, because orientation is a very important factor for the ferromagnetic behavior of the material, and this property of the coupling of spin is a quantum mechanical in nature. Ferromagnetic material have strong positive magnetic susceptibility, but it is not observed in the paramagnets. When the applied field is removed in ferromagnetic material में, यदि हम कोई फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं, तब हम देखते हैं कि उसके बिहेवियर में जो चेंज आ रहा है। और फील्ड हटा देने के बाद मान लीजिए कि वो जो मटेरियल है हमारा, यदि उस पर फील्ड हम हटा दे रहे हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है वो अभी भी उस प्रॉपर्टी को रखता है। उसकी मैग्नेटाइजेशन वाली जो प्रॉपर्टी होती है अप्लाइड फील्ड हटाने के बाद भी वो एज इट इज पाई जाती है। तो दैट इज when the applied field is removed, ferromagnetic material retains a component of magnetization in the direction of the applied field. They are permanently magnetized and they have hysteresis property. आपने पढ़ा होगा इसको पहले, hysteresis property पाई जाती है उसमें, जो permanent magnetized हो जाता है material after removing the external force. So this property of the material जो कि उसको एक permanent magnet बनाती है, it is due to the ferromagnetic ordering and the hysteresis property of the material. यहाँ पर अभी हमने स्पिनिंग के केस में देखा था कि वहां पे एक्सचेंज फील्ड हो रहा है, एक्सचेंज इंट्रैक्शन होता है। तो एक्सचेंज इंट्रैक्शन, दिस इज द, ये देखिए अभी आपको मैं बताई थी कि यदि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया जाता है, दिस आर द स्पिनिंग, मान लीजिए स्पिनिंग शो कर रहा है या उसके मैग्नेटिक मोमेंट को शो कर रहा है, तो सभी का कोई यदि फील्ड अप्लाई नहीं किया जाता है मटेरियल में, तो ये क्या होता है, रैंडम है। लेकिन यदि हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो सभी के सभी जो हैं स्पिनिंग जो है उनकी सब अलाइंड हो गई, या उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक ही डायरेक्शन में हो गया। तो ये इस प्रकार से जो मटेरियल हो जाता है, जब अलाइंड हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, वो उसका जो मटेरियल की जो बिहेवियर होता है वो फेरोमैग्नेटिक बन जाता है। इसी में यदि हमारे पूरे के पूरे ये अलाइन हो और मतलब पॉजिटिव स्पिनिंग में हो, और ये जो है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए इक्वली, तो यही मटेरियल जो होगा वो एंटी फेरोमैग्नेटिक हो जाएगा। लेकिन यदि इसमें से मान लीजिए यहाँ 5 को शो किया गया है, यदि 5 के बजाय हम यहाँ पे 7 को देखते हैं कि पॉजिटिव स्पिनिंग में 3 जो हैं वो मतलब अपोजिट स्पिनिंग में हो जाए, या उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो उस केस में यही मटेरियल जो होगा वो क्या कहलाएगा, फेरीमैग्नेटिक मटेरियल। फिर यहाँ पे एक्सचेंज फील्ड का ये यहाँ पे ये डोमेन कहलाता है हमका, दिस इज द डोमेन विच इज अलाइंड इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन, सभी अलाइन है देखिए। तो ये इस प्रकार डोमेन फॉर्म करते हैं, जो ये डोमेन कहलाता है उसका। तो एक्सचेंज फील्ड इन ए पैरामैग्नेट, कम सपोज करिए कि एनायंस है, उसके स्पिन सबकी क्या है, एस है, तो इस प्रकार से वो हाईली अलाइन होंगे, और इनकी प्रॉपर्टी ये हो जाएगी कि यदि ये मतलब फील्ड को रिमूव करने के बाद भी उनका ओरिएंटेशन एज इट इज होता है, या फील्ड जब अप्लाई किया जाता है तो मैक्सिमम अलाइन हो जाते हैं, और फील्ड को रिमूव करने के बाद भी यदि उनका अलाइनमेंट बना रहता है, इसका मतलब वो क्या शो करेंगे कि उनमें मैग्नेटिक बिहेवियर रहेगा, जो कि हिस्टेरेसिस प्रॉपर्टी को भी इंडिकेट करता है। तो सो सपोज देयर इज सम लोकल इंटरेक्शन which produces a magnetic field, that is the exchange field or vice field, भी आप हम P से डिनोट करते हैं इस फील्ड को, कि एक उनके म्यूचुअल इंटरेक्शन के कारण वहाँ एक फील्ड जनरेट होता है,
फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण जनरेट होता है एक फील्ड। तो टोटल यदि हम B को देखते हैं तो B जो होता है वही काई इंटू एम के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ हम केवल मीन फील्ड थ्योरी अप्रोक्सीमेशन पे देखते हैं, तो मीन फील्ड अप्रोक्सीमेशन में ये उनके इंटरेक्शन के एक्सचेंज के कारण या उनका जो एक्सचेंज फील्ड जो हो रहा है उनके कारण एक यहाँ पर जो हमको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो उसमें प्रोड्यूस होगा दैट इज एक कांस्टेंट पैरामीटर हो गया एंड दैट इज दिस इज द मैग्नेटाइजेशन। तो ये वहां पर रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा दैट इज द लैम्डा इनटू एम के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और इसको यदि ओवरऑल हम देखेंगे एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के तो दैट इज द जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी उसकी दैट इज इक्विवेलेंट टू द काई इनटू द, जैसे हम H के इक्विवेलेंट लेंगे तो काई इनटू एम हो जाएगा टोटल। वो वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनका इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड भी जो कि ये इंटरेक्शन एनर्जी के कारण हो रहा है या एक्सचेंज फील्ड के कारण हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड प्लस उसमें आ जाएगा जो हम एक्सटर्नल फील्ड जो अप्लाई करते हैं उसके कारण। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो काई को फिर इंडिकेट करता है कि हाउ द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल एक्सटेंड हो रही, बढ़ रही है या घट रही है। तो फेरोमैग्नेटिक के केस में तो हाईली पॉजिटिव ही होती है। फिर अभी जो मैं शुरू में आपसे बात की थी आपको मैंने बताया था कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है क्रिटिकल टेम्परेचर पे ये किस प्रकार से अपना बिहेवियर शो करते हैं कि वो क्रिटिकल टेम्परेचर के पहले या बाद में किस प्रकार से चेंज हो जाता है उनका बिल्कुल मैग्नेटिक जो बिहेवियर है या ये मैं आपको ये स्लाइड से शुरू में बता रही थी आपको कि स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन जो है वो किस प्रकार से मेनली हमको डायमैग्नेटिक तो जीरो रहता है। तो यहाँ पर यदि हम फेरोमैग्नेटिक का देखते हैं कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो अलाइनमेंट जब तक हमारा वो जो सर्टेन टेम्परेचर जो क्रिटिकल टेम्परेचर जो बना हुआ है क्यूरे टेम्परेचर उसके बिलो रहते हैं तब तक ये जो अलाइनमेंट होता है वो स्पिनिंग का या मैग्नेटिक मोमेंट का वो ओरिएंटेड रहता है या मैग्नेटिक डोमेन्स जो होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं अलाइंड होते हैं पैरेलल होते हैं मैग्नेटिक डोमेन के। तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पर कि मटेरियल जो है वो फेरोमैग्नेटिक है। और यदि ये स्पिनिंग जो है अलाइनमेंट जस्ट इक्वल हो जाए जैसे एक पॉजिटिव स्पिन में दूसरा नेगेटिव में हो जाए फिर इक्वली पॉजिटिव स्पिन में हो दूसरा नेगेटिव में हो जाए या फिर हाईली मतलब मैक्सिमम का जो स्पिनिंग होता है या मैग्नेटिक मोमेंट होता है जितने का पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा या जितने का अप डायरेक्शन में होता है सेम इक्वली उतने ही इलेक्ट्रॉन का अपोजिट नेगेटिव डायरेक्शन में हो जाए यदि तो उस समय पे ये क्या कहलाते हैं अलाइनमेंट उनका जितने पैरेलल है उतने ही एंटी पैरेलल हो जाए तो मैग्नेटिक रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट उनका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और वो मटेरियल फिर हो जाएंगे एंटी फेरोमैग्नेटिक। और यदि यहाँ पे यही चीज बताई मैं आपको कि यहाँ देखिए 4 जो हैं वो क्या है ये रेड वाले जो शो कर रहे हैं रेड वाले 4 इलेक्ट्रॉन से दी हैं। तो सपोज करिए चारों इलेक्ट्रॉन की यदि स्पिनिंग पॉजिटिव है और यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी नेगेटिव स्पिनिंग है या मैग्नेटिक मोमेंट इनका पॉजिटिव है और इनका जो है वो नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा ये मटेरियल ना तो फेरोमैग्नेटिक में आएगा ना ही एंटी फेरोमैग्नेटिक। तो ये जो रेंज ऑफ द मटेरियल है क्योंकि इसमें सभी के सभी कपलिंग एग्जैक्टली पूरे इलेक्ट्रॉन्स जो एक ही जैसा नहीं शो करते हैं स्पिनिंग के प्रति बिहेवियर तो इस केस में ये मटेरियल जो होता है इट लाइज बिटवीन दीज टू एंड दिस इज नोन एज द फेरीमैग्नेटिक मटेरियल। तो पूरे के पूरे इसमें क्योंकि कैंसिल आउट नहीं होते यहाँ जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है रिजल्टेंट जीरो हो जाता है यहाँ जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है वो हाई हो जाता है मैक्सिमम पॉजिटिव हो जाता है बट इन दिस केस ईच आर नॉट इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन सो दे all are not cancelled by each other so their magnetic property पूरी जीरो भी नहीं होती पूरी हाईली पॉजिटिव भी नहीं होती ये इसके कारण ये फेरीमैग्नेटिक जो है वो इनके बीच में रहता है। सो दिस इज द मैग्नेटिक ऑर्डरिंग और फेरोमैग्नेटिक ऑर्डरिंग ऑफ द मटेरियल। तो स्पॉन्टेनियस मैग्नेटाइजेशन के बाद ये तो हमारा क्या हो गया ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो ये स्ट्रांगली हाई नहीं होती ससेप्टिबिलिटी इनकी हाई होती है ना ये टुवर्ड्स मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। स्पिन्स आर रैंडमली ये हमको कब किस समय मिलता है जैसे ही हम इसके जो क्रिटिकल टेम्परेचर हमने बताया था कि वो अपने मैग्नेटिक बिहेवियर को डाइवर्ज कर देता है मतलब जो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर TC था जिसको हमने क्यूरी टेम्परेचर कहा था उस क्यूरी टेम्परेचर के यदि लेस देन रहेगा इसका टेम्परेचर यहाँ पर मटेरियल का जो मटेरियल लिया जा रहा है तो उस समय तक वो बिहेवियर अपना क्या बताएगा स्ट्रांगली मैग्नेटाइज बिहेवियर शो करता है या उसकी ससेप्टिबिलिटी जो होती है पॉजिटिव और स्ट्रांगली हाई होती है। बट अबव दिस टेम्परेचर
जो इसकी प्रॉपर्टी होगी या इसके जो स्पिनिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या हो जाएगी, जस्ट अपोजिट हो जाएगी। और वो उस समय फिर मटेरियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, अपने फेरोमैग्नेटिक या स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट को छोड़ के, पैरेलल अलाइनमेंट को, पैरेलल मैग्नेटिक मोमेंट को छोड़कर वो मतलब क्या हो जाता है, कुछ एंटी स्पिनिंग वाले भी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, एंटी पैरेलल स्पिनिंग वाले भी इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। सो ये हमको ऑब्जर्व होता है above the critical temperature. So the ferromagnetic material becomes the paramagnet material. अभी मैंने केवल इसमें आपको बेसिक जो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स और उनके ऑर्डरिंग का, या उनके डोमेन के से रिलेटेड, या किस प्रकार से मटेरियल को डिवाइड किया गया, उनके बारे में आपको बताया मैंने। इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन वगैरह है इससे रिलेटेड टॉपिक्स का, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।